हेलो क्लास, वेलकम। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर व्हेन, वेयर एंड हाउ। व्हेन, वेयर एंड हाउ जैसे कि नाम ही बता रहे हैं, हमें हिस्ट्री के बारे में जानना है। कब, क्या, कहाँ पर क्या क्या हुआ, ऐसा सब कुछ हिस्ट्री के बारे में हमें जानना है। जैसे कि सबसे पहले हम क्या जानेंगे, हम जानेंगे कि हिस्ट्री के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है। हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जैसे फॉसिल से, फॉसिल वगैरह जब मिलते हैं, डेड रिमेन्स होती है उसको हम फॉसिल बोलते हैं। तो जो फॉसिल्स मिलते हैं उससे हमें पता चलता है। जो मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि ताजमहल है, लाल किला है, ये किसने बनवाए, किस राजा ने बनवाए, क्यों बनवाए, कैसे बनवाए, इन सब से हमें पता चलता है ना। ऐसे ही कॉइन से हमें पता चलता है। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन होता है कि बड़े से पत्थर के अंदर अपनी बातें गाड़ के लिख देना, इनग्रेव करके लिख देना, तो उन सब से हमें पता चलता है। दूसरा, कोई लिख के चला गया हो, जैसे किसी ने रामायण महाभारत लिख दी या पुराण लिख दिए, वेद लिख दिए, तो उसमें लिखा होता है कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो वहां से हमें पता चल जाता है। ठीक है। दूसरे सोर्सेस कौन से हैं, लोग कहाँ पर रहते थे, कैसे रहा करते थे। ठीक है। तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक प्री हिस्ट्री, एक प्रोटो हिस्ट्री और एक हिस्ट्री। अभी प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री क्या है। प्री हिस्ट्री वो पीरियड है जिसमें कोई भी रिटन एविडेंस हमें नहीं मिलता, जहां से हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी रिटन चीज नहीं मिलती है, वो हमें प्री हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। और हिस्ट्री कौन सी चीज होती है, हिस्ट्री वो टाइम है जहां पर हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिलने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है। तो प्रोटो हिस्ट्री प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का टाइम है। ठीक है। तो in this lesson you will learn about when and where event happened and how get to know about them. How do we get to know about them? You will learn about sources of history, archaeology, literary, time period. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हम जानेंगे पहले आर्कियोलॉजी और फिर लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। आर्कियोलॉजी सोर्सेज कौन से हुए, वही फॉसिल्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हुए। और लिटरेरी सोर्सेज कौन से हुए, लिटरेरी सोर्सेज मतलब बुक वाले, लिखे हुए। तो लिखे हुए रिसोर्सेज हुए जैसे वेद हो गए, पुराण हो गए, बुक्स हो गई, कोई अर्थशास्त्र जैसे वो। टाइम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड में डिवाइडेड है, एक तो प्री हिस्ट्री जिसमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं था, फिर है हिस्ट्री जिसमें रिटन एविडेंस लिखने स्टार्ट हो गए, और हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच में है प्रोटो हिस्ट्री, इन दोनों के बीच में है प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है। स्टडी ऑफ हिस्ट्री। When we want to know who our ancestors were or how, where and when they lived in past, we will have to study history. It tell us the story of past. जो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री एक्चुअली एक स्टोरी है पास्ट के बारे में। हिस्ट्री एक्चुअली क्या है, एक स्टोरी है पास्ट के बारे में। हिस्ट्री टेल अस अबाउट दी पास्ट सेटलमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। हिस्ट्री हमें पास्ट की सेटलमेंट्स के बारे में बताती है, कॉइन्स क्या कैसे थे इधर, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, जो भी चीज़ें पुराने टाइम में थी कैसी थी उसके बारे में बताती है। History not only study the king and great men, it also deal with ordinary people. जो हिस्ट्री है वो केवल राजा महाराजाओं की लाइफ के बारे में नहीं बताती है, हिस्ट्री हमें नॉर्मल लोगों की जिंदगी के बारे में भी बताती है कि नॉर्मल लोग कैसे रहते होंगे। ठीक है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एक्सप्लेन हाउ चेंजेस हैव टेकन प्लेस। स्टडी ऑफ हिस्ट्री हमें बताती है कि चेंजेस कैसे धीरे धीरे आए होंगे। जैसे कि इस पिक्चर में आपने देखा, सबसे पहले ये ऐसा था इंसान, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, और फिर अब फाइनली ऐसा है ना। तो ये चेंजेस है, ये डिफरेंट चेंजेस है जो कि इंसान में विद टाइम आए हैं, टाइम के साथ साथ इंसान में आए हैं। वेयर डिड पीपल लिव, people have lived in the bank of river नर्मदा for several thousand hundred year. जो लोग थे वो नर्मदा रिवर के पास रहते थे। ठीक है। और वो क्या, नर्मदा रिवर दिख रही है आपको पिक्चर में, और ये लोग क्या किया करते थे, ये अपना फूड गैदर किया करते थे, मतलब इकट्ठा किया करते थे। जो यहाँ वहाँ से फल वगैरह मिल जाते थे उसको इकट्ठा किया करते थे, और एनिमल्स को हंट किया करते थे, एनिमल्स को हंट किया करते थे। और मेन एंड वुमेन फर्स्ट बिगेन ग्रोइंग द क्रॉप। जो आदमी और औरतों ने पहली बार खेती करना स्टार्ट किया है सुलेमान और किरथार रेंजेस पे। देखो ये पाकिस्तान में दिख रही है ना, सुलेमान और किरथार रेंजेस, यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले खेती करना स्टार्ट किया।
एग्रीकल्चर और डेवलप हुआ कहाँ पे, गारो हिल्स, जो मेघालय में गारो हिल्स है वहां पर, और दूसरा विंध्या रेंज जो मध्य प्रदेश में है वहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटी फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस रिवर के पास भी कुछ सिटीज डेवलप हुई, जैसे कि हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो 5000 साल पहले अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और 2500 साल पहले गंगा रिवर के पास सिटी डेवलप, देखो 5000 साल पहले तो इंडस रिवर के पास डेवलप थी, और 2500 साल पहले गंगा रिवर के पास थी, गंगा रिवर के पास सेटलमेंट थी। In ancient time, the area along the river Ganga and its tributary Son, ये जो एरिया है, जो एरिया गंगा का प्लस सोन का है, गंगा और सोन दोनों को मिला के जो एरिया है, उस एरिया को मगध बोलते थे, उस एरिया को बोलते हैं मगध, ठीक है। हिस्ट्री को हम 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, एक प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ठीक है। जो प्री हिस्ट्री पीरियड है, प्री हिस्ट्री पीरियड वो पीरियड है जिसमें कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, जिसमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है। और हिस्ट्री एक ऐसा पीरियड है जिसमें रिटन रिकॉर्ड स्टार्ट हो गए थे, रिटन रिकॉर्ड मिलने स्टार्ट हो गए थे, जैसे पिलर्स पे कुछ लिखा हुआ मिल गया, या रॉक्स पे कुछ लिखा मिल गया ऐसे, या पत्तों पे कुछ लिखा हुआ मिल गया ऐसे मिल गया। और प्रोटो हिस्ट्री इन दोनों के बीच का पीरियड है, प्रोटो हिस्ट्री इन दोनों के बीच का पीरियड है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री के सोर्सेज हैं वो हमें हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चल रहा है, हमें हिस्ट्री के बारे में अलग अलग सोर्सेज से पता चल रहा है। जैसे कि ये फर्स्ट में आपको दिख रही है इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ के, इसको डिसाइफर करके हमने फाइंड आउट किया कि इसमें क्या लिखा है, तो पास्ट के बारे में पता चला। फिर हमने ये बर्तन वगैरह देखे कि अच्छा पास्ट में ऐसी चीज़ें यूज़ हुआ करती थी, तो हमने फाइंड आउट किया कि पास्ट में वो लोग क्या करते होंगे, इन बर्तनों में क्या डालते होंगे, कैसे रहते होंगे, है ना। वो सारी चीज़ें हमने पास्ट के इवेंट्स को चीज़ देख के पता किया। फिर हमने देखे ये टॉयज, जैसे ये टॉय दिख रहा है कि इसका मतलब उस टाइम पे घोड़ा उनको पता होगा क्या होता है, और वो व्हील का यूज़ भी करना जानते होंगे, तो इसलिए वो बुलक कार्ट भी बनाते होंगे। और उनकी लाइफ कैसी होती होगी, ऐसे बच्चे ऐसे खिलौने से खेलते होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने सिर्फ एविडेंसेस से पता करी है, जो हमें कई कई जगहों पर मिलते हैं, ठीक है। The historian and archaeologist explore and understand the past using various sources. जो historians होते हैं, जैसे कि ये जो पिक्चर में आपको दिख रहे हैं, ये लोग इस पत्थर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लोग होते ही ये सारी चीज़ें कि इसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्लोर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट सोर्सेज को। दे फॉलो क्लू एंड ट्रेसेस लेफ्ट बाय पीपल इन द पास्ट, वो जो हिंट्स, जो क्लू पीछे रह जाते हैं, जैसे कि इस पत्थर पे ये कुछ देख रहे हैं, तो इस पत्थर से ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पत्थर पे क्या लिखा हुआ है, तो ये हिंट और क्लूज को देखते हैं और इन्हीं से हिस्ट्री को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, वापस से हिस्ट्री को बनाते हैं, बताते हैं कि क्या लिखा हुआ था इसके ऊपर, ठीक है। ब्रॉडली वी कैन डिवाइड द हिस्ट्री इनटू 2 ग्रुप, एक आर्कियोलॉजिकल, एक लिटरेरी। देखो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो होते हैं वो ये होते हैं, मतलब जो बिल्डिंग के रूप में होते हैं, जो बिल्डिंग के रूप में सोर्सेज होते हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। कुतुब मीनार जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, लाल किला आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, ताजमहल आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है। कोई भी फिजिकल वस्तु प्रेजेंट है तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। अगर रिटन में कुछ है, अगर कुछ रिटन में है तो वो लिटरेरी सोर्सेज है, रिटन में अगर कुछ मिलता है तो वो लिटरेरी सोर्स है, ठीक है। तो एक आर्कियोलॉजिकल हो गया और एक लिटरेरी सोर्स हो गया, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स 2 टाइप के सोर्सेज हो गए, ठीक है। अब हम जानेंगे अबाउट दी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं वो डायरेक्ट एविडेंस होते हैं, जैसे कुतुब मीनार है वो तो सामने हमारे खड़ा है, देन ऑब्वियसली वो किसी ने तो बनवाया है ना। किसने बनवाया है, कैसे बनवाया है, ये फिर हम जानेंगे, क्योंकि वो हमें सामने ही दिख रहा है, वो डायरेक्ट एविडेंस है, कुछ इनडायरेक्ट वाली बात नहीं है, है ना, तो वो डायरेक्ट है।
फिर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड दे कैन नॉट बी चेंज और ऑल्टर्ड बाय ह्यूमन बीइंग। ये जो डायरेक्ट सोर्सेज हैं वो चेंज नहीं किए जा सकते बाय द ह्यूमन बीइंग। द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड फॉसिल रिमेन, आर्टिफैक्ट, टूल, इम्प्लीमेंट, एडिक्ट एंड इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट, कॉइन एक्सेट्रा। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं उसमें होती है हमारी फॉसिल रिमेन, जो डेड रिमेन होती है किसी भी एनिमल की, किसी की, उसको हम बोलते हैं फॉसिल। ठीक है, तो हमें जब फॉसिल्स मिलते हैं तो हम उससे फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा जानवर होता होगा, पुराना, कितना पुराना है या क्या है ना। आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, मतलब जो ये पॉटरी वगैरह के सामान मिलते हैं, खिलौने वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। टूल्स, इम्प्लीमेंट, एडिक्ट होती है जो जिसपे एक रॉक टाइप होता है जिसके ऊपर कुछ लिखा गया हो, कोई मैसेज, राजा महाराजा ने कोई मैसेज उसके ऊपर छोड़ा हो। ठीक है, तो ये होता है। आर्कियोलॉजिस्ट यूज देम टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो उसको यूज करते हैं टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। तो फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स आर बेसिकली इम्प्रिंट ऑफ प्लांट, एनिमल और ह्यूमन प्रिजर्व्ड इन रॉक। ये देखो, जहाँ यहाँ पे मछली का दिख रहा है, ये एक फिश का फॉसिल है जो कि किसी पत्थर के नीचे दब के रह गया और एज इट इज पड़ा है। देखो, ये जो फॉसिल है जब खुदाई करते टाइम फिर ये मिला होगा, फिश का फॉसिल। दीज हैव बीन बरीड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। ये जो है अंदर बरीड है मिलियन ऑफ ईयर्स से। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये डायनासोर का फॉसिल दिख रहा है, ये दीज इम्प्रिंट आर यूजुअली मेड बाय द हार्ड बॉडी पार्ट सच एज बोन और स्कल। क्योंकि बोन और स्कल तो बहुत टाइम तक गड़े रहते हैं, बहुत टाइम तक रहते हैं, तो वो एज इट इज अपनी छाप छोड़ जाते हैं पत्थर के अंदर। क्योंकि एक बार एक लेयर के ऊपर एक लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, ऐसे करके पत्थर बनते हैं ना। तो जब इनके फॉसिल के ऊपर और लेयर आई होंगी और चीज़ें चढ़ी होंगी, उसके बाद प्रेशर पड़ा होगा जिसकी वजह से जो फॉसिल है उसका इम्प्रिंट छप गया है। मतलब जैसे छप जाता है कुछ जोर लगाने से, वैसे छप जाता है इस रॉक के ऊपर। ठीक है, फॉसिल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट। जैसे कि डायनासोर, फॉसिल जो होते हैं वो हमें बताते हैं, वो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर द स्पीशीज दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट। ऐसी स्पीशीज के लिए जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, मतलब जो अब है ही नहीं। डायनासोर अगर अब हम ढूंढने लगे कि अभी कहीं डायनासोर दिखेगा तभी मानेंगे, तो डायनासोर हमें नहीं मिलने वाला है ना। तो ये जो फॉसिल्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि पहले टाइम में क्या रहा होगा। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स क्या बताते हैं? मॉन्यूमेंट्स आर एंशियंट बिल्डिंग। जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो पुरानी बिल्डिंग होती हैं। ये बताती हैं कि पुराने टाइम में सोशल, रिलीजियस और कल्चरल लाइफ लोगों की कैसी होगी। ठीक है, उन लोगों की कैसी रही होगी, क्या करते होंगे वो। ठीक है, अगर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं दैट मीन्स उनकी लाइफ, वो बड़े बड़े घरों में रहा करते थे, बड़े बड़े अच्छे तरीके से रहा करते थे। दे गिव इंसाइट टू द आर्किटेक्चरल स्टाइल प्रिवेलेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। ये हमें इंसाइट भी देते हैं, बताते भी हैं कि कौन से आर्किटेक्चरल स्टाइल्स जो है वो उस टाइम में फेमस थे, कौन से थे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट। जैसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट बुद्ध के मॉन्यूमेंट मिलते हैं लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, बिल्ट विद ब्रिक ड्यूरिंग द अशोका रेन। ये जो दिख रहा है सांची स्तूप, ये अशोका के टाइम में बनवाया गया। फिर उसके बाद अब उतने टाइम में इसको रिकंस्ट्रक्शन की भी ज़रूरत पड़ी होगी, ऐसा तो नहीं है कि तब से अछूता है, नहीं। तो उसके बाद रीमेड किया गया इसको विद द स्टोन एंड 4 गेट कंस्ट्रक्टेड अराउंडेड बाय द अदर रूलर। ये जो गेट बने हुए हैं ये किसी और ने बनवाए हैं इसके अराउंड। ठीक है, द पैनल एंड द नॉर्दर्न गेट डिपिक्ट द स्टोरी फ्रॉम द जातका। जो ये जो बने हुए हैं गेट्स बने हुए हैं, इनके ऊपर स्टोरी डिपिक्ट की गई है, तो वो किसी और ने करी है। मतलब अलग अलग राजे महाराजे आते गए और एडिशन करते गए, चीज में एडिशन करते गए। आर्टिफैक्ट आर मैन मेड ऑब्जेक्ट, जैसे कि पॉटरी, टूल, इम्प्लीमेंट, ऑर्नामेंट, टॉयज, ये सारी चीजें जो होती है वो आर्टिफैक्ट्स होती हैं। ठीक है, इनको हम आर्टिफैक्ट बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन जो होता है रिटन रिकॉर्ड होता है जो कि स्टोन या पिलर या किसी चीज में ऐसे गाड़ के लिखा हो,
एनग्रेव करके लिखा हो, गाड़ काड़ के लिखा हो उसके अंदर, तो उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। इसमें इन इंस्क्रिप्शन को पढ़ने से हमें पता चलता है कि वो क्या मैसेज दे रहे थे, जिसने ये मैसेज लिखा है उसने क्या मैसेज दिया है, किस राजा ने मैसेज दिया है, ये सारी चीज़ें हमें इंस्क्रिप्शन के थ्रू पता चलती हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यन किंग अशोका आर द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन इंडिया। जो सबसे पुरानी इंस्क्रिप्शन हमें मिली है वो मिली है हमें अशोका की इंस्क्रिप्शन मिली है। किंग अशोका ने ही कुछ लिखवाया था, सबसे पुराना उन्हीं का है, उससे पुराना अभी तक और कुछ रिटर्न में मिला नहीं है। ठीक है। कॉइन्स, अब कॉइन्स, जो कॉइन्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि ये फाइंड आउट करने में कि जिस देश में उनको बनाया जाता होगा उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होती होगी। मान लो कहीं पे सोने के कॉइन यूज होते हैं तो दैट मीन्स उन लोगों के पास सोना बहुत होता था, तो बहुत ज़्यादा ट्रेड किया करते होंगे, बहुत वैल्यू की ट्रेड किया करते होंगे कि सोने के कॉइन यूज़ कर रहे हैं तो उनकी इकोनॉमी अच्छी होगी। कहीं पे दूसरे कॉइन यूज़ होते होंगे तो उससे पता चला होगा कि कॉपर के कॉइन यूज़ कर रहे हैं तो मतलब कम वैल्यू के कॉइन होंगे, है ना, क्योंकि गोल्ड ज़्यादा वैल्यू का है। तो इस तरह से हमें कॉइन्स के बारे में, कॉइन्स के थ्रू हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समुद्रगुप्ता's कॉइन टेल अस ही वाज वेरी गुड वीणा प्लेयर। जो यहाँ पे समुद्रगुप्ता का जो दिखा रहे हैं इसमें वो वीणा बजा रहा है। ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त है वो वीणा भी बजाया करते थे, उन्हें वीणा भी बजानी आती थी। तो इस तरह से कॉइन हमें बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, राजा के बारे में, राजा क्या सोचता था प्रजा के बारे में और प्रजा क्या सोचती थी राजा के बारे में, या राजा क्या चाहता था कि प्रजा उसके बारे में सोचे। ये सारी चीज़ें हमें इनसे पता चल सकती हैं। ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज जो होते हैं, रिटन सोर्सेज जो होते हैं, उसमें सबसे पहले मैन्यूस्क्रिप्ट। जो मैन्यूस्क्रिप्ट होते हैं वो हैंड रिटन रिकॉर्ड होते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब हैंड रिटन रिकॉर्ड, जैसे कि पाम लीव्स पे कुछ लिख दिया, ट्री की छाल पे कुछ लिख दिया, और फिर बाद में तो अब पेपर के ऊपर लिखना स्टार्ट हो गया। तो जैसे यहाँ पे ये मैन्यूस्क्रिप्ट है जो कि किसी पेड़ के पत्ते या ट्री की छाल पे लिखी गई है। Over the year, manuscripts got destroyed. Some of them are still preserved in temple, monasteries, and archives. They throw light on the social, economic, religious belief ऑफ द पास्ट। जो बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल थे। जो ये जो पत्ते हैं वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाते हैं, या पेड़ की छाल है, वो सब चीज़ें। तो लेकिन कुछ प्रिजर्व्ड है अभी भी जो कि उन पुराने टाइम के बारे में बताते हैं कि क्या था पुराने टाइम में। लैंग्वेज, बिसाइड there were many epic poem and play. Many of these were written in Sanskrit, other were in Prakrit, Tamil and Pali. जो पुरानी, जो अगर आप पुराने टाइम में कहानियाँ भी लिखी जाती थी, पोएम्स भी लिखी जाती थी और प्लेस भी लिखे जाते थे, ये सारी चीज़ें लिखी जाती थी। मैक्सिमम तो संस्कृत में लिखा जाता था लेकिन प्राकृत, पाली और तमिल में भी लिखा जाता था। ठीक है। जो बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट, एक बहुत ही फेमस मैन्यूस्क्रिप्ट जो हमारी है वो है रामायण और महाभारत की मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो हाथ से लिखी हो। साउथ इंडिया में टेक्स्ट मिलता है लाइक सिलप्पादिगरम। सिलप्पादिगरम तमिलनाडु में मिलता है, तमिल टेक्स्ट है, तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ टेक्स्ट है, वो साउथ इंडिया में मिलता है। प्राकृत लैंग्वेज जो थी वो कॉमन लोग यूज़ किया करते थे आपस में बात करते हुए। और पाली जो लैंग्वेज है वो बुद्धिस्ट कल्चर में यूज़ होती है, बुद्धा के जो भी लिटरेचर है वो उसमें लिखे हुए हैं। रिलीजियस लिटरेचर, जो रिलीजियस लिटरेचर है वो मतलब वेद पुराण, जिसमें कि भगवान के बारे में उससे कैसे प्रेयर करें, उनसे क्या मतलब प्रेयर, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में है, वो होते हैं अपने रिलीजियस रिसोर्सेज, वो होते हैं रिलीजियस लिटरेचर। नॉन रिलीजियस लिटरेचर कौन से होता है? नॉन रिलीजियस लिटरेचर वो होते हैं जो कि किसी का ऐसे ही किसी ने बुक लिखी है, भगवान के बारे में नहीं बल्कि अपनी लाइफ के बारे में, या फिर कुछ और किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए। जैसे अब कितनी सारी सब्जेक्ट्स की बुक होती हैं, वो रिलीजियस बुक थोड़ी है। जो आपकी सोशल साइंस की बुक है वो कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, वो एक नॉन रिलीजियस लिटरेचर है ना, वो एक नॉन रिलीजियस चीज़ है। जैसे कि अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य ने, तो वो भी एक नॉन रिलीजियस है, भगवान के ऊपर तो नहीं है। ऐसे ही मेगास्थनीज थे जिन्होंने इंडिका लिखी थी, वो भी नॉन रिलीजियस रिसोर्सेज ही है।
क्योंकि उसमें उसने बताया है कि कैसे चंद्रगुप्तन सॉरी इधर कौटिल्य ने भी और मेगास्थनीज ने दोनों ने मगध के शासन के बारे में बताया है कि मगध में कैसे शासन होता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं कैसे हैं। तो मतलब रिलीजन के बारे में कुछ भी नहीं है, तो ये नॉन रिलीजियस लिटरेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉपिक हुआ आपका पूरा। इसमें कोई डिफिकल्टी है तो मुझसे ज़रूर पूछे। थैंक यू सो मच।